हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे इंस्पेक्टर को यही मिलना चाहिए। आईपीएस अफसर आस्था वर्मा आज बाजार अपनी मां सुशीला देवी के साथ जा रही थीं, जो बरसों बाद कुछ दिनों के लिए घर लौटी थीं। इसीलिए वह नहीं चाहती थीं कि किसी सरकारी तामझाम की वजह से मां के साथ बिताए जाने वाले इन कीमती पलों में कोई खलल पड़े। तभी आस्था ने एक बंद पड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, मां, आपको याद है वह सामने वाली दुकान? बचपन में यहां से आप मुझे स्कूल के लिए सफेद रिबन दिलाया करती थी। उनकी बात सुनकर सुशीला देवी मुस्कुराईं। हाँ बेटी, और तू हमेशा 2 की जगह 4 रिबन की जिद करती थी। तू कहती थी कि 2 खो जाएंगे। ऐसे ही दोनों हंसते बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी यह खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई 3 पुलिस की मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइकें तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुसीं। हर बाइक पर 2-2 सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोल रहा था, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। ये सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहां एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फूल बेच रही एक बूढ़ी औरत की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। एक लड़का जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक दारोगा गरज रहा था। उसका नाम था विक्रांत चौधरी। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वह अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह तमाशा यहां लगभग रोज होता था। आस्था यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाजार जहां उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, आज वही वर्दी पहने कुछ लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। आस्था ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया और बिना कोई दखल के वह दोनों आगे बढ़ने लगीं। तभी चलते चलते उनके पैर दुखने लगे थे और वह बस एक पल के लिए सांस लेने को एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गईं और अपनी बेटी से बोलीं, बेटी तुम जाओ सब्जियां खरीद कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। बेटी आस्था बोली, मां अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर आस्था वहां से चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था की आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। दारोगा विक्रांत चौधरी की नजर सुशीला जी पर पड़ी तो वह तुरंत उनके पास गया और चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है, दिखाई नहीं देता। विक्रांत की आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था। सुशीला जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। दारोगा विक्रांत जहरीली हंसी हंसा, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है। तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते बाजार में भिड्ड लगाते हो। रुक, अभी सिखाता हूं तुझे तरीका। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब जहां थे वहीं पर पत्थर बन गए। उसी वक्त आस्था पहुंची तो देखा उसकी मां का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। आस्था वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी मां के गाल पर नहीं पड़ा था, वह थप्पड़ एक बेटी के दिल पर पड़ा था जो उसको पाल पोस कर इस लायक बनाया था। उसी मां को उसकी आंखों के सामने एक मामूली दारोगा ने थप्पड़ मार दिया। आस्था के अंदर गुस्सा इतना बराच गया, फिर वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की?
तुम सब इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो। तभी दारोगा विक्रांत ने चिल्लाते हुए बोला, चल भाग, यहां से ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो तुझे भी पार्टी DDH जाएंगे। इतना सुनते ही आस्था के अंदर तूफान खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसकी आवाज निकली, शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं सत्यपुर जिले की IPS आस्था वर्मा बोल रही हूं। फोन के दूसरी तरफ बैठा ऑपरेटर हकलाने लगा, जी जी मैडम। तभी आस्था ने तेज आवाज में बोला, इसी वक्त रानीगंज बाजार में मौजूद दारोगा विक्रांत चौधरी और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब से कहो 15 मिनट के अंदर वह मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखकर आस्था अपनी मां के पास गई। उसने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाजार की हर नजर अब उन पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह लाल सूट वाली लड़की कौन है जिसके एक फोन ने पुलिस अफसरों के बीच हड्डेच कंप मचा दिया था। दारोगा विक्रांत का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो कांपता हुआ आगे आया, कौन हो तुम, झूठ बोल रही हो। आस्था ने अपनी मां को सहारा देकर खड़ा किया और फिर घूमकर विक्रांत की आंखों में देखा। मैं वो हूं जिसे तुमने एक आम औरत की बेटी समझा, और मैं वो हूं जो अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ डाह देने वाली हूं। मैं इस जिले की IPS हूं और तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया है। ये शब्द नहीं थे, बिजली थी जो विक्रांत पर गिरी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 15 मिनट बाद एसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। एसपी साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आस्था ने हाथ उठाकर उन्हें सखात आवाज में बोला, यह गलती नहीं है एसपी साहब, बहुत बड़ा अपराध है। यह कैसा नियम है, बाजार में आम गरीब बुजुर्ग लोगों को ऐसा प्रताड़ित और उनके साथ बदसलूकी की जाए, इसे आप गलती बोलोगे। यह वह सच है जो हर रोज इस व्यवस्था की दीवारों के पीछे घटता है और आज वह पर्दा हट चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार के सामने दारोगा विक्रांत और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूंसा गया। जो भीड़ अब तक सांस रोके खड़ी थी, अब वह धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, IPS साहिबा जिंदाबाद। आस्था ने अपनी मां का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं मां। सुशीला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इज्जत दे दी बेटी। उस रात आस्था अपने सरकारी बंगले पहुंची। उसका दिमाग शांत था, लेकिन दिल में एक तूफान था। यह सिर्फ एक दारोगा की बदतमीजी का मामला नहीं था, यह उस पूरे सड़-डेहे हुए सिस्टम की बीमारी का एक लक्षण था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था जन सुनवाई। फाइल उन शिकायतों से भरी थी जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने की दास्तान, तो कहीं किसी गरीब की FIR तक न लिखने की शिकायतें। आस्था समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ एक विक्रांत चौधरी से नहीं है, लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह आस्था ने IPS की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक पुराने पीले रंग का सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना प्रतापगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वो थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहां किससे मिलना है? तो उसने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर अंदर चली गईं। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। उसने आस्था को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? आस्था नरम भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले आए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा, अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है, चल भाग यहां से, ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। आस्था मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वहीं SP अंदर आया, जो कुछ दिन पहले आस्था के एक फोन पर बाजार में दौड़ते हुए आया था। थानेदार, दारोगा और सिपाहियों की आंखें जैसे उन्हें देखी तुरंत खड़े हो गए, और दारोगा तेजी से एक सामने रखी कुर्सी के पास गया और कुर्सी को अपने हाथों से साफ करने लगा और उन्हें बोला, साहब बैठिए। SP ने उस कुर्सी पर बैठा तो थानेदार ने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब, अचानक इस दास को बिना बताए कैसे आना हुआ?
एसपी जैसे कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर सामने एक कोने में खड़ी उस आस्था पर गई। उसने तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी की इस हालत को देख थानेदार, दारोगा के भी होश उड़ गए। उसके मन में सवाल उठने लगा कि इस लड़की को देख एसपी साहब के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ? तो एसपी ने गुस्से में डरते हुए थानेदार को बोला, मूर्ख, इस मैडम को कुछ बोला तो नहीं ना? इस बात को सुनकर मानो थानेदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एसपी साहब ने तुरंत दौड़ते हुए आस्था के पास गए और बोला, मैडम, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। यह देख मानो थानेदार जैसे जमीन में धंस गया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह घबराकर बार बार एसपी की तरफ देख रहा था और फिर उसके सामने खड़ी आस्था की तरफ। आस्था अब मुस्कुराना छोड़कर गंभीर हो गईं। उनकी आंखें तेज और सख्त हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ीं और थानेदार के सामने खड़ी हो गईं। गंभीर और ठंडी आवाज में बोली, दारोगा, तुम्हें पता भी है तुमने अभी किससे बात की है? मैं वही आस्था हूं, जिले की आईपीएस, जिसको तुमने कुछ देर पहले थाने में डालने की धमकी दी थी। अब बताओ, जनता की शिकायत सुनने के बजाय तुम लोग उनको उठाकर थाने में बंद कर देते हो और पैसे वसूलते हो। यही है तुम्हारा न्याय, यही है तुम्हारी वर्दी की इज्जत। थानेदार हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह कांपते हुए तुरंत दोनों हाथ जोड़कर आस्था से माफी मांगने लगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दया कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आस्था ने उसकी ओर सख्त नजरों से देखा और ऊंची आवाज में बोली, माफी से कानून नहीं चलता। दारोगा, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। आज से तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो। तुम्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ सस्पेंड करती हूं ताकि बाकी पुलिस वालों को सबक मिले। एसपी ने तुरंत सिर झुकाकर आदेश मानते हुए सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे आए और थानेदार को पकड़ लिया। थानेदार हाथ जोड़कर रोने लगा। मैडम, रहम कर दीजिए, मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आस्था ने एक कदम पीछे हटकर ठंडी आवाज में कहा, जब तुम किसी गरीब की फरियाद सुनने के बजाय उसे धमकाते और थाने में बंद कर देते हो, तब उसके घर का क्या होता है? कभी सोचा है? यही सोचकर अब अपने घर की चिंता करना। थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब उस महिला आईपीएस पर थीं, जिसकी आंखों में नरमी नहीं बल्कि न्याय की आग जल रही थी। अगले कुछ मिनटों में थाने का नक्शा बदल गया। अवैध रूप से हिरासत में रखे गए लड़के को तुरंत छोड़ा गया और उस थानेदार समेत 3 पुलिस वालों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3-4 दिनों तक पूरे जिले में एक दहशत फैल गई, एक गुमनाम आईपीएस का खौफ। कोई नहीं जानता था वह कब कहां किस रूप में पहुंच जाए। कभी वह एक किसान बनकर किसी तहसील ऑफिस पहुंच जाती, तो कभी एक मजदूर बनकर किसी पुलिस चौकी। पूरे शहर में आस्था वर्मा के किस्से सुनाए जाने लगे। एक ऐसा अफसर जो दिखता नहीं, बस इंसाफ करता है। जनता खुश थी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ बेईमान लोग बेचैन हो उठे थे। उनकी अवैध कमाई बंद हो गई थी। उनका रोब खत्म हो रहा था। और फिर वही हुआ जिसका आस्था को अंदाजा था। एक दिन गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी पहुंची। आईपीएस आस्था वर्मा द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। यह एक सीधी सीधी धमकी थी, एक चेतावनी थी कि वह अपनी हद में रहे। शाम को उसकी मां ने उसे फोन लगाकर पूछा, बेटी, यह सब खतरनाक है, तू अकेली इन सबसे कैसे लड़ेगी? आस्था ने अपनी मां को बड़े प्यार से कहा, मां, जब आपने मुझे पढ़ाया था तब यह नहीं सोचा था कि लड़ाई कितनी बड़ी होगी। आपने बस यह सिखाया था कि सच के लिए लड़ना है, और वैसे भी मैं अकेली कहां हूं, पूरा शहर मेरे साथ है। लेकिन आस्था जानती थी कि यह लड़ाई अब और मुश्किल होने वाली है। रात को जब वह अपना काम खत्म करके सोने जा रही थीं, तभी उसका एक भरोसेमंद जूनियर अफसर रोहित डरते हुए उसके पास आया। वह बहुत घबराया हुआ था। आस्था ने पूछा, क्या हुआ रोहित? सब ठीक है। रोहित ने कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ अपने हाथ में पकड़ा हुआ टैबलेट आस्था की ओर बढ़ा दिया। आस्था ने टैबलेट पर देखा, एक बहुत पॉपुलर और सनसनीखेज न्यूज चैनल का लाइव शो चल रहा था। स्क्रीन पर आस्था की तस्वीर थी।
और नीचे बड़ी बड़ी हेडलाइन चमक रही थी। आईपीएस के दो चेहरे, क्या सत्यपुर की मसीहा ही सबसे बड़ी मुजरिम है? न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और यह वे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई हैं। ये वही आईपीएस है जो खुद को अंकुर मिश्रा बताकर घूम रही है। स्क्रीन पर एक धुंधला सा वीडियो चलने लगा। यह वीडियो अंबेडकर कॉलोनी का था, जहां आस्था भेष बदल कर गई थी। वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चाय वाले को धमका रही हैं और फिर उसे चुप रहने के लिए पैसे दे रही हैं। फिर एक ऑडियो चलाया गया जिसमें आस्था की आवाज को बदलकर दिखाया गया था। एंकर चीख रहा था, एक महिला आईपीएस एक पुरुष के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वह ईमानदार पुलिस वालों को झूठे केस में फंसा रही है? आज पूरा देश जानना चाहता है कि आस्था कौन है और उसका असली मकसद क्या है। यह देखकर आस्था के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हमला कोई आम लोगों ने नहीं किया था। यह हमला सिस्टम के एक ऐसे ताकतवर इंसान ने किया था जो सामने नहीं आता। उसने आस्था की सबसे बड़ी ताकत, उसकी ईमानदारी पर ही हमला कर दिया था। रोहित ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैम, यह वीडियो देश के हर न्यूज चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने आपके खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। अब लड़ाई थाने या दफ्तर में नहीं है मैम, अब यह लड़ाई पूरे देश के सामने है और इस लड़ाई में सच का कोई गवाह नहीं होता। आस्था की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जहां एक न्यूज एंकर चीख चीख कर उसकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा था। धोखेबाज आईपीएस, सिस्टम को धोखा, झूठे स्टंट की सच्चाई। शब्द कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। यह हमला अप्रत्याशित था। उसने सोचा था कि लड़ाई भ्रष्ट अफसरों से होगी, सिस्टम की धीमी रफ्तार से होगी, लेकिन यह लड़ाई तो अलग ही थी। यह लड़ाई न तोप से थी न तलवार से। यह लड़ाई थी धारणा, परसेप्शन से, एक ऐसे झूठ से जिसे इतनी बार दोहराया जा रहा था कि वह सच लगने लगा था। रोहित ने बोला, मैम, अब हम क्या करेंगे? रोहित की आवाज में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि इस तरह के मीडिया ट्रायल के सामने बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं। आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टैबलेट रोहित को वापस थमाया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। वही शहर जिसके लोगों के लिए वह पिछले कुछ दिनों से दिन रात एक किए हुए थीं, और आज उसी शहर के लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि उनकी मसीहा असल में एक मुजरिम है। एक अजीब सी कड़वाहट उसके दिल में घुल गई। तभी बंगले का लैंडलाइन फोन बज उठा, फिर दूसरा, फिर उसका मोबाइल, एक के बाद एक कॉल्स, राजधानी से बड़े बड़े अधिकारियों के। किसी की आवाज में हमदर्दी का दिखावा था तो किसी में डांट। सबका सार एक ही था, आपने यह क्या कर दिया? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की नाक कटवा दी। आपको तुरंत इस मामले पर सफाई देनी होगी। एक सीनियर अफसर ने तो यहां तक कह दिया, ऊपर से दबाव है, बेहतर होगा आप कुछ दिनों की छुट्टी पर चली जाएं, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। उसे धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा था। सिस्टम जब किसी को बचा नहीं पाता तो सबसे पहले उससे पल्ला झाड़ता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी मां सुशीला जी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वह डर था जो हर मां अपनी औलाद को किसी मुसीबत में देखकर महसूस करती है। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने टीवी पर देखा, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं तेरे बारे में। आस्था ने खहुद को समेटते हुए कहा, कुछ नहीं मां, सब झूठ है, आप परेशान मत होइए। सुशीला जी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कहाँ था ना बेटी, ये दुनिया बहुत खराब है, छोड़ दे ये सब, ये लड़ाई तेरे बस की नहीं है। चल हम वापस अपने घर चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई आईपीएस की कुर्सी, मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मां के मुंह से यह शब्द सुनना आस्था के लिए सबसे बड़ी हार थी। वह पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, लेकिन अपनी मां की आंखों में अपने लिए डर देखकर वह टूट गईं। पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार रही हैं, शायद उसकी मां सही कह रही हैं। उस रात वह सो नहीं पाई। बार बार उनके कानों में उस न्यूज एंकर की आवाज और उसकी मां के डरे हुए शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह जब वह उठी तो उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह हार नहीं सकती थी। अगर आज वह हार गईं तो फिर कोई भी सच के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं थी,
ये लड़ाई उस भरोसे की थी जो सत्यपुर के लोगों ने उन पर दिखाया था। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। यह नंबर उनके एक पुराने कॉलेज प्रोफेसर त्यागी का था, जो अब रिटायर होकर एक शांत जीवन जी रहे थे। प्रोफेसर त्यागी सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वह पत्रकारिता और जनसंचार के विशेषज्ञ थे। वह जानते थे कि शब्दों और तस्वीरों से कैसे खेला जाता है। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, आस्था ने बिना किसी भूमिका के कहा। प्रोफेसर त्यागी ने पूरी बात शांति से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद वह बस इतना बोले, आस्था, याद रखना, झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। वह तुमसे आगे निकल चुका है। अब अगर उसे हराना है तो तुम्हें एक नया, उससे भी बड़ा सच बनाना होगा। तुम एक झूठ का जवाब 100 सबूतों से नहीं दे सकती। तुम्हें एक कहानी का जवाब एक ज्यादा सच्ची और ज्यादा असरदार कहानी से देना होगा। यह शब्द आस्था के लिए एक दिशा निर्देश की तरह थे। वह समझ गईं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने तुरंत रोहित को बुलाया। रोहित, पिछले 4 दिनों में हमने जितने भी थानों और चौकियों पर कार्रवाई की है, उन सब की वीडियो फुटेज, सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी और सबसे जरूरी उन सभी लोगों की लिस्ट निकालो जिनकी हमने मदद की है। अगले 2 घंटे तक आस्था और रोहित सबूत इकट्ठा करने में लगे रहे। उनके पास प्रतापगढ़ थाने से छुड़वाए गए बेगुनाह लड़कों के बयान थे। अंबेडकर कॉलोनी के उन लोगों के वीडियो थे जो सालों से पुलिस के अत्याचार से परेशान थे। उस बूढ़ी फूल वाली का इंटरव्यू था जिसकी टोकरी पर लात मारी गई थी। उनके पास एक एक चीज का कच्चा चिट्ठा था। रोहित ने पूछा, अब इन सबूतों का क्या करेंगे? मैम, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहानी दिखाता नहीं, कहानी बनाता है। हम अपनी कहानी खुद कहेंगे, आस्था ने कहा। उन्होंने प्रोफेसर त्यागी की मदद से एक युवा स्वतंत्र पत्रकार से संपर्क किया। उसका नाम था नेहा भारद्वाज। नेहा किसी बड़े न्यूज चैनल के लिए काम नहीं करती थी। वह एक यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट चलाती थी, जहां वह बेखौफ होकर खोजी पत्रकारिता करती थी। उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। आस्था ने आधी रात को शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर नेहा से मुलाकात की। यह एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अब खतरे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आस्था ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह एक पेन ड्राइव है, इसमें वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आस्था के पास एक पेन ड्राइव था जिसमें पूरी साजिश और सबूत मौजूद थे। उन्होंने नेहा भारद्वाज को दिया, जो तुरंत अपनी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री के जरिए सब सच उजागर कर दिया। आस्था की बेबसी और झूठ पर किए गए आरोपों की सारी परतें खोल दी गईं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। #I support IPSA आस्था ट्रेंड करने लगा। सभी भ्रष्ट पुलिस अफसर बौखला गए। आस्था और रोहित ने साजिश के पीछे का नेटवर्क खोज निकाला और पता चला कि IG सतीश शर्मा ही मास्टरमाइंड था। उसकी ईमानदार छवि के पीछे 20 साल पुराने अपने अतीत का गहरा राज छिपा था, जिसमें आस्था के पिता की हत्या और केस दबाना शामिल था। आस्था ने बूढ़े हवलदार दीनानाथ से अपने पिता की हत्या का डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करवाया। उनके पास अब IG शर्मा के साम्राज्य को ध्वस्त करने के पुख्ता सबूत थे। राज्य की उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने सबूत पेश किए गए और IG सतीश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आस्था को पुनः IPS के पद पर बहाल किया गया। 20 साल बाद वह और उनकी मां वहीं गए जहां उनके पिता की मौत हुई थी। अब वहां डर नहीं, सिर्फ सुकून था। सुशीला जी की आंखों में गर्व और खुशी थी। आस्था ने अपनी और अपने पिता की लड़ाई पूरी कर दी थी। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें।